बिहार के उन तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में खुदाई के दौर में बुनियाद की बात करने के लिए हमें और आपको यहाँ आमंत्रित किया और उस बुनियाद का नाम है भारत का संविधान। दूसरी विचारधारा वो है जो इस मुट्ठी को खोल देना चाहती है कि जिसका जितना हक है, हिस्सा है, उसके हिस्से का सम्मान, उसके हिस्से का अधिकार, उसके हिस्से का अवसर और संसाधन सबको मिलना चाहिए। कि मैं दिल्ली से आया हूं तो मैं कोई नई बात, कोई बड़ी ज्ञान की बात कह दूंगा जो आपको न पता हो। समाजवादियों के नारों का कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, जरा चौराहों पर चर्चा शुरू कर दो आप, चाहे पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो, देश का कोई भी एक संस्थान बता दो जिसमें पिछड़ा 100 में 60 आज पहुंच पाया है। उन्होंने सबसे पहला हमला विश्वविद्यालयों के ऊपर किया था। तब उस जमाने में कभी 13 पॉइंट रोस्टर के नाम पर, कभी 2 अप्रैल के भारत बंद के लिए, तो कभी सामाजिक न्याय के सम्मेलन करा करके, संविधान नहीं था तो खटिया तो थी, लेकिन खटिया में जो लकड़ी लगी थी उसको बनाने वाला बढ़ई खटिया पर नहीं बैठ सकता था। खटिया तो थी लेकिन उसमें बुनने वाला जो धागा तागा था उसको बनाने वाला उस खटिया पर नहीं बैठ सकता था। खटिया तो थी लेकिन उसको अपनी मेहनत से ला करके बिछाने वाला उस खटिया पर बराबर में नहीं बैठ सकता था। खटिया पर वो बैठता था जो वही है मुट्ठी भर। समझदार को इशारा काफी, किसी का नाम लेने का आपको हमको मतलब नहीं। खड़ी है जो चाहती है कि इस लोकतंत्र को कुचल दो, नाम के लिए संविधान रहे, चुनाव जीतने के बाद माथा से उसको लगाओ, लेकिन जब कुर्सी पर बैठ जाओ तो उस संविधान को तार तार कर दो। इस खतरे के मोड़ पर खगड़िया में हम आपके बीच में मिल रहे हैं। शुक्रिया। संचालन कर रहे हमारे वैचारिक साथी खगड़िया के इस टाउन हॉल में इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने दिनचर्या के सबसे जरूरी कामों को छोड़ करके इस संवाद कार्यक्रम में आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है। इंकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले मैं संविधान और सामाजिक न्याय के इस संवाद कार्यक्रम के आयोजकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक मौका दिया और पहली बार मैं खगड़िया आया हूं, आपसे मिलने का, आपसे बातचीत करने का ये मौका मिला। इसके लिए पूरी आयोजन समिति का बहुत शुक्रिया। सामाजिक न्याय मंच बिहार के, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के उन तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में खुदाई के दौर में बुनियाद की बात करने के लिए हमें और आपको यहाँ आमंत्रित किया और उस बुनियाद का नाम है भारत का संविधान। जब मेरे पास रिंकू जी का ये प्रस्ताव आया कि पहले कार्यक्रम बन रहा था बेगूसराय में, पिछले दिनों उसकी अनुमति नहीं मिल पाई तो वो कार्यक्रम रद्द हो गया, लेकिन खगड़िया को लेकर के एक प्रस्ताव इस बात का था कि खगड़िया में सामाजिक न्याय और संविधान पर बातचीत होगी और कल एक अरवल में कार्यक्रम था जिसके लिए हमने बहुत पहले सहमति दे दी थी। उसके बाद ये तय हुआ कि खगड़िया में एक शुरुआत करते हैं बातचीत की और आज वर्किंग डे है, कामकाजी दिन है, आज छुट्टी का दिन नहीं है।
उस कामकाजी दिन में अपना काम जरूरी छोड़ करके भी इतनी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत शुक्रिया कहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को कामयाबी की तरफ बढ़ाया। और जितनी कुर्सियां खाली हैं, जिनके लिए वो कुर्सियां यहां लगाई गई थी, अफसोस है कि अभी वो कहीं और है, लेकिन वो भी वापस आकर के इन कुर्सियों पर बैठे, इसी उम्मीद में तो यह कार्यक्रम किया जा रहा है। कोई जब पूछे कि लड़ने के लिए ये भीड़ काफी नहीं, तो जाके कहना कि लड़ने वाला एक शख्स भी बहुत काफी होता है, क्योंकि ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। मौजूदा वक्त में ये देश दो विचारधाराओं के टकराव का बन चुका है। एक तरफ वे ताकतें, वे विचारधारा के लोग हैं जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब कुछ केंद्रित करना, सत्ता, ताकत, संसाधन, सब कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहे और वो बाकी जनता प्रजा की तरह रहे। 80 करोड़ को 5 किलो अनाज दे दिया, जिंदा रहें, खाते पीते रहें, अधिकार न मांगे, सम्मान न मांगे, बराबरी न मांगे और आप गुलाम की तरह लोकतंत्र के छद्म के भीतर जीते रहें। दूसरी विचारधारा वो है जो इस मुट्ठी को खोल देना चाहती है कि जिसका जितना हक है, हिस्सा है, उसके हिस्से का सम्मान, उसके हिस्से का अधिकार, उसके हिस्से का अवसर और संसाधन सबको मिलना चाहिए। एक विचारधारा की प्रतिनिधि किताब मनुस्मृति है और दूसरी विचारधारा की प्रतिनिधि किताब भारत का संविधान है। इसलिए लड़ाई मनुस्मृति बनाम संविधान की लड़ाई है। और हमारे अग्रज वैचारिक साथी आदरणीय चंदन जी अभी जब अपनी बात कह रहे थे तो मेरे हिस्से की बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी। मैं सहमति दर्ज करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि विचारधारा की लड़ाई में अगर समाज तैयार नहीं होगा, समाज एकजुट नहीं होगा, समाज अपना प्रतिपक्षी नहीं पहचान पाएगा, तो वो लड़ाई कमजोर हो जाएगी। आज का संवाद का कार्यक्रम उस पहचान को आपसे रूबरू करने के मकसद से रखा गया। सामाजिक न्याय में केवल जातियों की बात नहीं है, बहुत मार्के की बात उन्होंने कही। और जब मैं आया तो हमारे प्रिय मित्र जैन जिज्ञासु बोल रहे थे, उन्होंने भी बोलते हुए ये बात कही और चंदन जी ने भी ये बात कही, पूर्व के और वक्ताओं ने बात कही, प्रोफेसर साहब लोग बोल रहे थे। सोचिए आज वर्किंग डे है और जो लोग वहां अपनी नौकरी से छुट्टी लगा करके यहाँ आए होंगे तमाम लोग, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग सामने बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं। वो लोग छुट्टी लेकर के या दूर के आए और अलग अलग जिलों से भी लोग आए हुए हैं। तो ये वैचारिक हमारा और आपका रिश्ता है। और उन्होंने वो बात कही जयंत भाई ने कि सामाजिक न्याय में लैंगिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी है, राजनीतिक न्याय भी है। ये सारी न्याय की संकल्पना के पैरोकार लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और आप सब लोग 10-11 बजे से यहाँ इकट्ठा हो गए। तो बहुत लंबी बात करने की बजाय अगले कुछ मिनटों में जिस मकसद से हम यहाँ मिले सीधे उस पर बात करते हैं। इस भ्रम में रह करके मैं अब नहीं बोलता हूं कि मैं दिल्ली से आया हूं तो मैं कोई नई बात, कोई बड़ी ज्ञान की बात कह दूंगा जो आपको न पता हो, कतई नहीं। मैं तो कई बार ये कहता हूं पूरी विनम्रता के साथ मंच और सामने दोनों लोगों के कि कई बार इस तरह के सम्मेलनों में हमें वो लोग सुन रहे होते हैं कि जितनी हमारी उम्र होती है उतनी उम्र उन्होंने संघर्षों में खपा दी होती है, फिर भी वो सामने बैठे होते हैं और अलग अलग तरीके का कई संघर्ष हर एक व्यक्ति अपने यहाँ कर रहा होता है। कोई शिक्षा जगत में उस तरह का संघर्ष कर रहा होता है, कोई गांव में कोई अन्याय के खिलाफ अकेला लड़ रहा होता है,
कोई छात्र, नौजवान या प्रोफेसर किसी विश्वविद्यालय में अन्याय के खिलाफ अकेले या छोटी सी टीम के साथ लड़ रहा होता है। उन सारी लड़ाइयों को कैसे एक जगह इकट्ठा किया जाए, हमारे जैसे लोगों का प्राथमिक काम अभी इतना ही है। हम आपके बीच में आते हैं तो कोई नई ज्ञान की बात करने नहीं, ये अपील और गुजारिश करने कि आओ, जब तोड़ने और बांटने वाले एकजुट हो गए हैं तो ये बचाने वालों को एकजुट कर लिया जाए और ये देश हमारा है, इसको मिल करके हम बचाने की कोशिश करें। हमारे पुरखों ने ये देश बनाया है। किसी कुम्हार, किसी लोहार, किसी बढ़ई, किसी नाई, किसी मोची, किसी किसान, किसी मजदूर, किसी कमेरा ने हजारों साल संघर्ष किया, तब तो ये दुनिया इंसानों के रहने लायक बनी। लेकिन अफसोस केवल ये हुआ कि जब आधुनिक राष्ट्र बना, संविधान का राष्ट्र बना, तो जो संवैधानिक संस्थान से उन्हीं में इन कमेरा लोगों की हिस्सेदारी खत्म कर दी गई। ये बुनियादी पहला बिंदु है। मुझे याद है चंदन जी ने अभी जब जिक्र किया, हमारे दोनों मित्र एक अग्रज हैं, वैचारिक अग्रज हैं। मैं तो कह रहा हूं हर दल के लोग बैठे हैं, कोई कम्युनिस्ट पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी के हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हैं और दलों के लोग होंगे, सामाजिक संगठनों के, सामाजिक न्याय आंदोलन के लोग हैं। हम एक मंच पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये वैचारिक मंच है जिसका मकसद ये है, और उसी मकसद से कोविड में जब चंदन जी ऑनलाइन बातचीत करते थे, घंटों बात होती थी, मैंने उस समय इनके भीतर एक चिंता देखी कि हाँ, कोई शख्स है जो जेएनयू से पढ़ा है, कांग्रेस पार्टी के बड़े ओहदे पर है, लेकिन टिपिकल पार्टी पॉलिटिशियन की तरह नहीं सोचता है। उसके मन में अपने समाज को लेकर के इस बात की चिंता है कि एक बात सोची जाए कि कैसे हम अपने आबादी के लोगों को ये बात समझा पाए कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, जाति जनगणना से लाभ क्या होगा, सामाजिक न्याय की लड़ाई को अगले पड़ाव पर कैसे ले चलें। घंटों उसके लिए आयोजन करते थे। मुझे लगता है कि सर, आज मैं जब आपके साथ यहाँ खड़ा हूं तो उसमें बुनियाद में वो चर्चा है जिसने हमारे और आपके रिश्ते को और मजबूत किया था। और अभी ये शुरुआत है। 2025 इम्तिहान का साल है बिहार के लिए, और हम तो अब नौकरी में भी नहीं हैं। हम 14 साल प्रोफेसर रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। किसान का मेरा घर का कोई व्यक्ति जब स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय जाता है तो मुक्ति का द्वार होता है। अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कितने लोग ज्योतिबा फुले को पढ़े हैं, तो एक काम तो ये मेरी गुजारिश जरूर करिएगा, इस आयोजन के बाद लड़ाई तब मजबूती से लड़ी जाएगी जब हर एक व्यक्ति ये जिम्मेदारी ले कि सड़क चौराहे पर, चाय की दुकान पर, गांव के नुक्कड़ पर, अपने बस्ती में अपने मित्रों के बीच आप अपना नैरेटिव का चर्चा करिए और बताइए कि हजारों साल से कैसे संघर्ष करके बराबरी का समाज बनाने के लिए कितने पुरखों ने कुर्बानी दी। उसमें हम ज्योतिबा फुले की जिक्र करें, उसमें हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक दिन बात करें, उसमें हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर चर्चा करें, उसमें हम बताएं बिहार के नौजवानों को कि ये बिहार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की कर्म भूमि, संघर्ष भूमि और कुर्बानी की भूमि रही है। उन्होंने शहादत देते हुए इस बिहार को सामाजिक न्याय की जमीन बनाया है। क्योंकि नौजवानों को शायद ये पता न हो कि जगदेव बाबू का सपना क्या था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नारों का, समाजवादियों के नारों का कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। जरा चौराहों पर चर्चा शुरू कर दो आप, चाहे पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो, देश का कोई भी एक संस्थान बता दो जिसमें पिछड़ा 100 में 60 आज पहुंच पाया है। देखो अपना नैरेटिव शुरू हो जाएगा। मुझे लग रहा है हमें अपने नैरेटिव पर बुलंदी से काम करना शुरू होगा। 2018-19 का वक्त था जयंत भाई, हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय, ये जेएनयू में पढ़ा करते थे उस समय। हम लोग, और चंदन जी हैं वहां से, जानते होंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तो फिर भी थोड़ी बहुत चर्चा की गुंजाइश थी, तब तक वो एंटी नेशनल साबित नहीं हुआ था कुछ उन लोगों के द्वारा जिनकी डिग्री का आज भी पता नहीं है। उन्होंने सबसे पहला हमला विश्वविद्यालयों के ऊपर किया था। तब उस जमाने में कभी 13 पॉइंट रोस्टर के नाम पर, कभी 2 अप्रैल के भारत बंद के लिए, तो कभी सामाजिक न्याय के सम्मेलन करा करके हमने विश्वविद्यालयों के भीतर सामाजिक न्याय पर चर्चा शुरू कर दी थी।
और उन विश्वविद्यालयों में आदरणीय चंदन जी उस समय विद्यार्थी रहे होंगे जब मंडल विरोधी आंदोलन के ये गढ़ हुआ करते थे। हमने वहां सामाजिक न्याय और मंडल के आंदोलन का झंडा बुलंद किया। शायद ये सब वजह रही होगी कि आज हम प्रोफेसर भी नहीं हैं और आज आपके बीच में खड़े हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो सोचता हो, समझता हो और विचार करता हो। लेकिन उन्होंने ये सोचा था कि प्रोफेसर की नौकरी छीन लेंगे तो डर जाएगा, चुप हो जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं ये गौतम आनंद और ये पूरी टीम उनकी है। इन लोगों ने पटना विश्वविद्यालय में उस जमाने में भी कार्यक्रम किया और हमने उसके बाद एक किताब लिखी जो अभी आपको मिलेगी भी। कई लोगों का फोन मैसेज आया था। इस किताब को लिख करके मैंने एक ही बात कही थी कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। अगर विश्वविद्यालय पहुंचने का रास्ता बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने और मंडल कमीशन ने न बनाया होता तो हम तो विश्वविद्यालय पहुंच ही नहीं पाते। और विश्वविद्यालय पहुंचने के लिए हमने संविधान का फायदा लिया, मंडल कमीशन की सिफारिश का फायदा लिया, कमेरा लोगों के संघर्षों का फायदा लिया। और आज जब विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहे हैं तो ये बात समाज को बताएगा कौन अगर हम भी चुप रहेंगे तो, कि विश्वविद्यालय में सिलेबस बदला गया। मैं अभी एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र गया सर, और बड़ा जरूरी है, खगड़िया का बौद्धिक समाज यहाँ पर बैठा हुआ है। आप सब बहुत जिम्मेदार लोग हैं, इसलिए मैं आपको ये बताने नहीं आया हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने क्या संघर्ष किया, जगदेव बाबू क्यों शहीद हुए, वो हो सकता है हमसे बेहतर आप जानते होंगे। हम तो आज के सवालों पर आपसे बात करेंगे। केवल इशारे में हमने बोल दिया कि वैचारिक पुरखों से एक विचारधारा की दिशा मिलती है कि आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो मस्जिद के नीचे मंदिर वाली खुदाई के दौर में कौन सी राजनीति कर रहे होते। बाकी चिंता आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं। जगदेव बाबू का समाज कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दंगाइयों के साथ खड़ा हो जाए और यह देखते तो जगदेव बाबू क्या कर रहे होते। मैं बाकी आपके ऊपर छोड़ देता हूं। महामना रामस्वरूप वर्मा का समाज अर्जक संघ से चला था, समानता और न्याय की लड़ाई लड़ने वाला समाज। आज अगर महामना रामस्वरूप वर्मा होते तो जरा अपने समाज से पूछते कि आज आप किसके साथ खड़े हैं। बाकी निर्णय आपका, और आप भी जानते हैं कि हमारे लोग कहां किसके साथ खड़े हैं। हमारे लोग अगर उनके साथ खड़े ना होते तो आज हमारे हक अधिकार के ऊपर कब्र खोदने के लिए, हमारे ऊपर राज करने के लिए कभी नहीं खड़े हो पाते। और ये गंभीर बात है। कहां है 90% हम बिखरे हुए हैं। अब जोड़ने का नारा कौन दे रहा है? वही दंगाई दे रहा है जिसने बांटा। मैं तो उसी उत्तर प्रदेश से आता हूं जहां का मुख्यमंत्री नारा दे रहा है बंटोगे तो कटोगे, और फिर राष्ट्रीय नारा बन गया। मैं तो पूछना चाहता हूं बांटा किसने, ये बंटवारा किया किसने? हम तो जिस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो तो जोड़ने वाली विचारधारा है। उसने लोगों से कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो 90% कमेरा आवाम, उसको जोड़ने का रास्ता बताने वाले जगदेव बाबू अगर आज होते तो वो कैसे बिहार को देख रहे होते, और 2025 की चुनौती जो आपके सामने है उसमें क्या निर्णय ले रहे होते। राजनीतिक लड़ाई बाद में है, पहले ये लड़ाई विचारधारा की है, सामाजिक है और सांस्कृतिक है। क्योंकि राजनीति में कुर्सी के लिए लोग कब पलट जाएं आपको पता नहीं चल पाता है। लेकिन कुर्सी पलट जाए, बाबा साहब का संविधान नहीं था तो खटिया तो थी, लेकिन सब बैठने नहीं पाते थे उस पे। सीधी सी बात है। और ये बात गांव तक आपको ले चलनी है। गांव का जो आदमी रोज सुबह से शाम तक दिन भर श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके पास ये चिंता का समय नहीं है साहब कि संविधान खतरे में कैसे है। ये पढ़े लिखे लोगों, हमारे और आपकी जिम्मेदारी, उसको ये बात हमें चल के बतानी है। संविधान नहीं था तो खटिया तो थी, लेकिन खटिया में जो लकड़ी लगी थी उसको बनाने वाला बढ़ई खटिया पर नहीं बैठ सकता था। खटिया तो थी लेकिन उसमें बुनने वाला जो धागा था उसको बनाने वाला उस खटिया पर नहीं बैठ सकता था। खटिया तो थी लेकिन उसको अपनी मेहनत से ला करके बिछाने वाला उस खटिया पर बराबर में नहीं बैठ सकता था। खटिया पर वो बैठता था जो वही है मुट्ठी भर,
समझदार को इशारा काफी, किसी का नाम लेने का आपको हमको मतलब नहीं। और 26 नवंबर 1949 को जिस दिन इस देश में संविधान लागू हुआ, तब खटिया एक ऐसी बनी जिसमें तय हुआ कि अगर बैठेंगे खटिया पर तो सब बराबर बैठेंगे, वरना सब जमीन पर बराबर बैठेंगे। एक व्यक्ति एक वोट की एक कीमत, और उस वोट से आपको सरकार बन रही है। लेकिन सच बताइए, 75 साल पूरे हो गए संविधान के, खटिया पे क्या बराबर बैठ पाए? मैं कुछ सवाल आपके ऊपर छोड़ करके जा रहा हूं। 75 साल बाद देश के विश्वविद्यालयों में 100 में 60 पिछड़ा पावे छोड़ देते हैं, 27 आरक्षण मिला। क्या देश का एक भी डिग्री कॉलेज, एक भी विश्वविद्यालय मुझे हो तो बता दीजिए जिसमें पिछड़ों के 27% लोग प्रोफेसर बन गए? सीधा सवाल मेरा यह है, एक भी विश्वविद्यालय, एक भी डिग्री कॉलेज खगड़िया से लेकर पटना और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक खोज कर बता दीजिएगा जिसमें एक जगह पर दलित समाज के 15% लोग प्रोफेसर बन गए, आदिवासी समाज के 7%, पसमांदा समाज के लोग पहुंच पाए हो? नहीं पहुंचे साहब। हमने 2018-19 में ITI लगाई तो 596 कुलपतियों में से 6 कुलपति दलित, 6 आदिवासी और 36 OBC, कुल मिलाकर 50 होते हैं। 550 कुलपति कौन थे? समझदार को इशारा काफी। क्या ये सबका भारत बन पाया? क्या वाकई खटिया पर सब बैठ पाए? नहीं बैठ पाए। यहां कहीं चूक हो रही है। पिछले 10 साल में देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने जज बने, पिछले 10 साल में अभी बता रहा हूं, 88% वो लोग बने जिनके लिए 10% रिजर्वेशन दे दिया गया है, 88%। और 12% में SC, ST, OBC सब है। औसत निकाल लीजिए, 90% आबादी के 10% भी जज नहीं है और 10% आबादी के 90% जज हैं। क्या यह संविधान का भारत है? मीडिया में ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है 121 पद जहां से डिसीजन होता है। अब तो सब उनके दोस्त खरीद लिए, फकीर के सारा अपने दोस्तों को भेज दिया। एक आध टीवी चैनल बचा था वो भी उन्होंने बेच दिया। आजकल उस पर गुणगान उन्हीं का होता है। 121 पदों में से एक दलित, 2 OBC, आदिवासी एक भी नहीं। क्या खटिया सबके लिए बराबर बिछी? तो मीडिया में हम और आप नहीं, न्यायपालिका में हम और आप नहीं, विश्वविद्यालयों में हम और आप नहीं, ब्यूरोक्रेसी जो देश चलाती है। चंदन जी जिस पार्टी से हैं, अभी तो गठबंधन का धर्म है। मैं तो अभी उस तरह से पार्टी में नहीं, लेकिन समाजवादियों के, अंबेडकरवादियों के, संविधानवादियों के, संविधान बचाने वालों के साथ खुलकर खड़े हैं। और ये बात कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि संविधान बदलने के दौर में हम संविधान बचाने वालों के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये लड़ाई समाजवादियों ने लड़ी थी संविधान को बनाने और बचाने की। तो जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता ने जब पूछ दिया कि 90 में 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी केवल OBC हैं, तो देश कौन चला रहा है? सामाजिक न्याय का विमर्श वहां से खड़ा हुआ, क्योंकि समाजवादी तो बहुत पहले से लड़ रहे थे। रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। एक नारा तो मैंने जयंत भाई से सीखा, जिनके घर पे आया हुआ हूं। हमारे दोनों मित्र हैं। इन्होंने एक बार एक लंबी फेसबुक पोस्ट लिखी थी कि 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। क्या नारा था? और आज लड़ाई कहां पहुंच गई? जो जमीन को जोते बोए, हाजीपुर होते हुए मैं आ रहा था, मैं देख रहा था कि रामविलास पासवान जैसा कोई नेता हुआ इसी बिहार में, उन्होंने नारा लगाया, गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान। सदन में खड़े होकर बताया, कहा कि हिंदू शब्द पे इतना चर्चा करते हो, बताओ किस धर्म में लिखा है? बाद में चल करके पता नहीं कहां कैसे क्या हो गया, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन संघर्ष तो इन लोगों ने किया था ना भाई, उतनी क्रेडिट तो देंगे ना। और मैं बिहार के लोगों को एक क्रेडिट और देना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आया हूं। आपके यहां भी अगर हमारी तरह एक मुख्यमंत्री बन गया ना, तो उसके बाद देखिएगा बुलडोजर और जेलें आपका इंतजार करेंगी, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात मैं आपसे कहूंगा। तो थोड़ा सा उनको भी अभी क्रेडिट देना चाहिए कि अभी बिहार उत्तर प्रदेश नहीं बना है, लेकिन
क्या आप गारंटी से कह सकते हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश नहीं बन पाएगा? क्या उस खतरे के मुहाने पर आप नहीं खड़े हैं? और महाराष्ट्र में जो हुआ, अब देखिए, समझ गए महाराष्ट्र में क्या हुआ? आप लगता है मुख्यमंत्री बदलने की बात कह रहे हैं। मैं वहां नहीं जा रहा हूं, अभी तो देख रहा हूं कि वहां के विधायक चुनाव लड़ने के बाद शपथ लेने नहीं गए कि ये सब धांधली से वोट हमारा लूट लिया गया है, हम नहीं शपथ लेंगे। लोकतंत्र कैसे बचेगा अगर वोट डालने वाले को यही नहीं भरोसा है कि मैंने जहां वोट दिया है वहां वोट गिना गया है और मेरे मुताबिक यहां पर रिजल्ट आया है? सोचकर बताइए, लोकतंत्र चल कैसे रहा है फिर? मेरे उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र कैसे चल रहा है, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। उपचुनाव था, बंदूक लेकर के पुलिस वाला सामने खड़ा हो गया कि वोट डालने जाओगे तो गोली मार देंगे। उसके बाद कितना परसेंट वोटिंग हुई और कितने परसेंट में कौन जीता कौन हारा, आप सबके जनरल नॉलेज पे छोड़ देता हूं। लोकतंत्र के सामने एक बंदूक खड़ी है जो चाहती है कि इस लोकतंत्र को कुचल दो। नाम के लिए संविधान रहे, चुनाव जीतने के बाद माथा से उसको लगाओ, लेकिन जब कुर्सी पर बैठ जाओ तो उस संविधान को तार तार कर दो। इस खतरे के मोड़ पर खगड़िया में हम आपके बीच में मिल रहे हैं। जब वोट का अधिकार सुरक्षित नहीं, वोट डालने, मैं महाराष्ट्र से लौट कर आया हूं, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र में लोगों ने बताया कि फर्जी वोटर लिस्ट में डाल दिए गए और जो वोटर लिस्ट में थे उनको वोटर लिस्ट से काट दिया गया नाम ही। हमारे उत्तर प्रदेश में 2022 में यह हो चुका था। हर बूथ से 2-4-10% वोट कट गया। लखनऊ में लोगों ने आंदोलन किया कि मैं जिंदा हूं लेकिन वोटर लिस्ट में मर गया हूं। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं, एक किस्सा सुनाऊं छोटा सा। हमारे यहाँ एक व्यक्ति है जिनका नाम है लाल बिहारी मृतक। वो अपने नाम में मृतक लगाते हैं, जानते हैं क्यों? जिनके ऊपर फिल्म भी बनी, कागज। हमारे आजमगढ़ के रहने वाले, मेरे गांव से थोड़ी दूर पर। वो मृतक इसलिए थे क्योंकि थे तो वो जिंदा, लेकिन सरकारी कागजों में वो मार दिए गए थे। एक देश 75 साल के संविधान के बाद वहां पहुंच गया कि जिंदा लोग वोट डालने जाते हैं तो पता चलता है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। बताइए कितनी जगह पर आप लड़के बचा पाएंगे इस देश को? आजकल मस्खरी में रील्स चलती है सर। एक वो आदमी वोटर लिस्ट के जिस दिन चुनाव पड़ रहा था, वोट डाला जा रहा था, वहां गया और कहा अपनी पत्नी का नाम लेकर के कि बाबू जरा देखना वोट डाल गई। तो वो अधिकारी बोला हाँ वो तो सब ही वोट डाल के चली गई। तो रोने लगा जोर जोर से। अधिकारी बोला क्यों रो रहे हो? कह रहा है कि 5 साल उसको मरे हो गया, हर बार आती है और वोट डालकर चली जाती है, मिलती भी नहीं। अगर आप ऐसे में, बिहार के लोगों, पुराने लोगों, आपको भी पता होगा, वोट डालने के दिन खटिया लगाकर 2 आदमी बैठ जाता था, पूरा बस्ती का लोग वोट डालने निकल नहीं पाता था। गलत है क्या? हमारे यूपी में भी यही होता था। बड़ी लड़ाई लड़ी गई, लाठी लेकर के खड़े हुए, तब दलित पिछड़े 90% लोगों का वोट डलना शुरू हुआ था। आपके लोगों की सरकारें बनना शुरू हुई थी। 90 के बाद, मंडल के बाद तो इस देश में पहली बार सामाजिक न्याय आना शुरू हुआ था, चाहे जिस भी रूप में आया हो। बताओ आप 2024-25 में क्या फिर से वही दिन वापस लौटने का खतरा मंडरा रहा है कि नहीं मंडरा रहा है? ये वर्तमान के खतरे हैं। इसलिए आज के संविधान पर मैं इतिहास पर बात ही नहीं कर रहा हूं। शिक्षा में सिलेबस बदला गया। मैं महाराष्ट्र में गया, उन्होंने एक किताब निकाल करके मुझे दिखाया, नोटिफिकेशन था महाराष्ट्र सरकार का, और नोटिफिकेशन में उसमें बताया गया कि बीए के बच्चों को कंपलसरी में ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाएगा, अंधविश्वास पढ़ाया जाएगा। क्या विश्वविद्यालयों में अब पाखंड और अंधविश्वास पढ़ाया जाएगा तो सामाजिक न्याय की चेतना पैदा कैसे होगी? आजकल तो नया नया बाबा सब टीवी चैनल पर बैठा ही है। एगो बाबा के यहाँ कोई आदमी गया, कहा बाबा पेट में पथरी है। उसने आंख बंद किया, मंत्र पढ़ा, हवा में कैंची चलाई, उसने कहा अब चेक करो, कहा बाबा पथरी गायब, बाबा की जय हो। वैसे ही बाबाओं से देश चल रहा है। क्या ये खतरा आपके सामने नहीं है? अभी अगर ये पूरा सामाजिक आंदोलन की ये टीम खगड़िया में एक दूसरे तरह का कार्यक्रम कर दे, जिसके बारे में बात नहीं करूंगा, शिक्षा बर्बाद हुई, बचाने के लिए कोई नहीं आया, एगो नाच का कार्यक्रम कर दीजिए, पूरी रात जो है पब्लिक भूखे खड़ी रहेगी। बताइए ये खतरा हमारे सामने है कि नहीं?
अंधविश्वास और पाखंड का खतरा है कि नहीं। अब समाधान इसका क्या है, मैं आपसे निवेदन करके 2-3 बातें जोड़ करके, क्योंकि आप भी बहुत देर से बैठे हुए हैं, हमें आज के कार्यक्रम के बाद क्या करना है।